बंगाल की राजनीति में खेला, यह शब्द आपने अनगिनत बार सुन लिया होगा, लेकिन जो हुआ है उसे सत्ताधारी दल डकैती कह रहा है। 2026 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने चुनावी रणनीतिकार संस्था आईपैक और उसके प्रमुख यानी प्रतीक जैन के ठिकानों पर रेड की। कहानी यहां पर खत्म नहीं होती, कहानी यहां से शुरू होती है। शुरू तब हुई जब सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद इस रेड के बीच पहुंच जाती हैं आईपैक के दफ्तर। आरोप लगाती हैं केंद्र सरकार उनकी पार्टी से जुड़े कई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स चुराने की कोशिश कर रहे हैं और इसी को लेकर राजधानी कोलकाता से लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक टीएमसी का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी खुद भी सड़कों पर नजर आई और वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि हमने एसआईआर का विरोध किया, इसीलिए ईडी की ये रेड हुई। अमित शाह के ऑफिस के बाहर बड़ी संख्या में टीएमसी के नेता सांसद पहुंचे, वहां पर भी पुलिस प्रशासन ने उनको कस्टडी में लिया। अब ये लड़ाई आप देख लीजिए, 2026 की बंगाल की लड़ाई राजधानी दिल्ली तक आई। इसी पर करेंगे एक सार्थक चर्चा, जुड़ेगा बड़ा पैनल। उससे पहले रिपोर्ट। 2026 का चुनावी बिगुल बजने ही वाला है और बंगाल की धरती एक बार फिर जंग का मैदान बन गई है। लेकिन इस बार लड़ाई सिर्फ वोटों की नहीं, डेटा और रणनीति की है। आईपीएसी के दफ्तर पर ईडी के छापे ने ऐसी आग लगाई है जिसने कोलकाता से दिल्ली तक सियासत को सुलगा दिया है। कोलकाता से दिल्ली तक संग्राम की तस्वीरें दिखाई दी। ईडी की टीमें आईपैक के दफ्तर पहुंची तो किसी ने नहीं सोचा था कि मुख्यमंत्री खुद रेड के बीच में पहुंच जाएंगी। ममता बनर्जी ने न सिर्फ छापेमारी का विरोध किया बल्कि आरोप लगाया कि गृह मंत्रालय के इशारे पर उनकी पार्टी की 2026 की गोपनीय रणनीति को हैक किया जा रहा है। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी हार के डर से उनका डेटा चुराना चाहती है। बीजेपी अब राजनीतिक मैदान में हमसे नहीं लड़ सकती, इसलिए उसने ईडी को आईटी सेल बना दिया है। Actually, you say what you're talking about is it is our property. It is our property. ED has come in to do a robbery into our house. ED is doing political espionage and ED is doing the political loot of our property. IPAC, everybody knows that IPAC is, we have a signed contract with them for our election strategy and our election work. All our election data, our surveys, our candidate lists, everything is in the IPAC offices. Now, 1 month before an election, in the middle of the SIR, on some old trumped up 6 or 7-year-old coal scams case, suddenly they've woken up and they have come to get all our information. बीजेपी ने दीदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी का संवैधानिक पद पर रहते हुए रेड के बीच घुसना और फाइलें छीनना ये बताता है कि वो कितनी डरी हुई हैं। सब लोग धरना प्रदर्शन करता है जंतर मंतर में। दिल्ली पुलिस के पास पिटीशन देकर कर सकता है, लेकिन अचानक चला जाएगा। कर्तव्य जो वहाँ हमारा कर्तव्य भवन है वहाँ चला जाएगा। इट इज ए सेंसिटिव प्लेस। वहाँ सब समय धारा 163 लगा हुआ है, उसमें कार्रवाई दिल्ली पुलिस किया। वहाँ तो राजीव कुमार भी नहीं है, मनोज वर्मा भी नहीं है, वहाँ दिल्ली पुलिस है, वो कानूनी मुताबिक कार्रवाई किया। और आपका हल्ला बल करना चाहिए तो इजाजत लेकर जंतर मंतर में बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। वहीं कांग्रेस ने बंगाल से लेकर दिल्ली तक टीएमसी के प्रदर्शन को चुनावी लाभ बताया। पलायन की हालत में पहुंच चुके हैं प्रवासी मजदूरों ने और साथ साथ हत्या भी किए गए थे। उस समय न सदन के बाहर ना गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे कोई मंत्री, इनके खिलाफ टीएमसी पार्टी के कोई प्रदर्शन हम नहीं देखे। लेकिन अभी उनको लगे कि ईडी की हमला हो गई, चलो इस बार एक विरोध प्रदर्शन करते हुए जो चुनावी लाभ उठा जा सकते चलो उठाओ, और तो कुछ नहीं। जंग अब सड़क से निकलकर कलकत्ता हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। एक तरफ डेटा की सुरक्षा है तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार की जांच। जीत किसकी होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बंगाल की हवाओं में 2026 की तपिश अभी से महसूस होने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
तो अभी तक तो आपने बंगाल में देखा होगा कि सत्ता पक्ष वर्सेस बीजेपी, ना बीजेपी तो है ही है, लेकिन अब एजेंसीज पर भी तीखा प्रहार लगातार ममता बनर्जी की तरफ से किया जा रहा है। आज राजधानी दिल्ली में भी पूरी तरीके से जहां से भी आप चले जाएं, पूरे लुटियंस कर्तव्य पथ की तरफ, पार्लियामेंट स्ट्रीट, हर जगह सिर्फ और सिर्फ टीएमसी के कार्यकर्ता, टीएमसी के वो चेहरे जो बार बार ये कह रहे थे कि बंगाल में वो नहीं होने देंगे जो आप चाह रहे हैं। कई संगीन आरोप सरकार के ऊपर। इसी पर करेंगे एक सार्थक चर्चा। मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है, मेरे साथ अभी जानकारी है मुझे। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी बंगाल के प्रवक्ता कुशल पांडे साहब जुड़ चुके हैं। कुशल भाई नमस्ते करता हूं, स्वागत करता हूं आपका 5 की पड़ताल में। इसके साथ साथ मेरे को जानकारी है, स्क्रीन पर नजर भी आ रहे हैं चंडालिया सर, वन ऑफ माय फेवरेट प्रकाश चंडालिया जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बंगाल को कवर करते हैं, देश की राजनीति पर नजर रखते हैं, लेकिन बंगाल पर फोकस्ड हैं आजकल। सर आपसे भी बात करूंगा, नमस्ते करता हूं आपको। मेरे साथ जायसवाल साहब मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है, प्रवक्ता है कांग्रेस के केतन जायसवाल। तो आप तीनों का ही स्वागत कर रहा हूं। शुरुआत प्रकाश जी आपके साथ ही करो। प्रकाश दा, आप कल भी मेरे साथ जुड़े हुए थे, आज भी आप मेरे साथ हैं। कल तक तो बात बंगाल तक ही थी, लेकिन तेवर बिल्कुल साफ थे कि हम राजधानी को भी घेरेंगे। आज दिल्ली में जो कुछ हुआ, अब अगर वो कह रहे हैं कि बैकडोर से, क्योंकि हमने एसआईआर का विरोध किया, बीएलओस की हत्याएं हो रही थी, बीएलओस को प्रेशराइज किया जा रहा था, हमने वो मुद्दा उठाया, इसीलिए ईडी एक्टिव हो गई। रोहित जी नमस्कार। नमस्ते दा। पश्चिम बंगाल का प्राकृतिक माहौल यूं तो 10 डिग्री 11 डिग्री के आसपास चल रहा है, लेकिन राजनीति का माहौल जो है वो 45 डिग्री से कम नहीं है। पूरे देश में शायद इतना तापमान कहीं गर्म नहीं होगा। बंगाल में कल से जो तापमान बढ़ा है वो कहां जाकर के खत्म होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। ममता बनर्जी का ये राजनीतिक करिश्मा कह सकते हैं कि वे किसी भी मुद्दे को उठाती हैं तो किसी से कहीं हसुआ, एक कहावत है कि हसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत गाना। कल ये मामला जो था ये कहीं भी एसआईआर से जुड़ा हुआ नहीं था। एसआईआर पे ममता बनर्जी को जो नाटक करना था वो कई दिनों से कर चुकी हैं। वो उनका हर दांव जो है वो फेल होता जा रहा है। एसआईआर पे उन्होंने शुरू में कहा था कि पश्चिम बंगाल की धरती पर हम एसआईआर नहीं होने देंगे। चुनाव आयोग ने घोषणा की, बिहार में सफलता के साथ हो गया और इस समय पूरे देश के 12 राज्यों में एक साथ चल रहा है। कहीं किसी प्रकार की कोई हिंसा कहीं नहीं हो रही है और बंगाल सबसे ज्यादा आतंकित है ममता बनर्जी के बयानों के कारण। वक्फ का जब बिल आया तो वक्फ को लेकर के भारत सरकार ने पास किया, राष्ट्रपति की मुहर लग गई। ममता बनर्जी कहा कि बंगाल की धरती पर वक्फ को लागू नहीं होने देंगे, वक्फ लागू हो गया। जब इन सारे हथकंडों में ममता बनर्जी फेल होती दिख रही है तब उनके पास में कोई चारा नहीं है। और रोहित जी, कल आप जानते हैं कि कल कोयला घोटाला भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा। और इस मामले में आपको पता है कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का कोयला अवैध रूप से बाहर निकला है, जिसमें करोड़ों रुपए का अवैध लेन देन हुआ है। और हवाला के माध्यम से ये आशंका है कि लगभग 16 करोड़ की रकम जो है वो आईपैक को दी गई है और इसकी पड़ताल पहले भी की गई है। और रोहित जी आप जानते कल ही बताया था 2020 से पूरा मामला चल रहा है, तब कौन से चुनाव थे। ओपनिंग बहुत शानदार आ गया प्रकाश दा। मैं एक बार सबका एक ओपनिंग ले लूं, एक मिनट को, उसके बाद प्लेटफॉर्म खोल। कुशल भाई, कांग्रेस का क्या स्टैंड है भाई? मैं तो कल अधीर दा को सुन रहा था, अधीर रंजन चौधरी जी तो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने जो किया वो अशोभनीय है, ठीक नहीं है, एक सीएम को ऐसा नहीं करना चाहिए। कुशल भाई तुरंत आ रहा हूं, एक बार कांग्रेस का रिएक्शन ले लूं। केतन भाई जी नमस्कार सभी को। देखिए बात ऐसा है कि इसके पहले भी जो मतलब भाजपा का जो चुनावी राज्यों में अति सक्रिय था, ये कोई नई बात नहीं है, मगर भाजपा के द्वारा प्रेरित जो सीबीआई ईडी है, मगर समस्या ये है कि हमारे ऊपर भी ऐसा आक्रमण हुआ, राहुल गांधी जी के ऊपर हुआ है, ममता हमारी सोनिया जी के ऊपर हुआ। सोनिया जी जब बीमार थी उस समय भी उनके पूछताछ के लिए बुलाया गया। हमने इसका विरोध हमेशा कानून के दायरे में रहकर किया। कभी आपने नहीं देखा होगा कि सड़कों पे हमारे कार्यकर्ता ईडी या सीबीआई के सामने खड़े हो गए या फिर इस तरह से किसी रेड में, अभी भूपेश बघेल जी की कुछ दिन पहले रेड हुई थी, कहीं आपने ये नहीं देखा होगा। इस तरह से नियमों कानूनों को ताक पर रखते हुए एक मुख्यमंत्री जो कि एक संवैधानिक पद है राज्य का, वह इस प्रकार से एक प्राइवेट कंपनी की जैसे चौकीदार या दरबान कहते हैं वैसे जाकर वहां पहरा देती है उनके दरवाजे पर, वहां अंदर जाके चोरों की तरह फाइल चुरा लाती है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये भी देखने की है कि ईडी जो है ये खुद अपने आप में खुद को इडियट साबित कर चुका है। ईडी अगर इडियट नहीं होती तो शायद उस प्रकार से एक रेड चलने के दौरान एक फाइल आप जाके अंदर से नहीं ला सकते। आप मुझे एक घटना कभी दिखा दीजिए कि कोई रेड चलते समय वहां गया हो और दस्तावेज जो अपने सुविधा के दस्तावेज हो, जो मुझे छिपाने हैं, जो काला चिट्ठा है वो मैं लेके चला आया। फिर इस रेड का मतलब क्या रह गया? ईडी अपने आप को बार बार इडियट साबित करती है। इससे पहले भी केतन भाई आई एग्री, आप कह रहे हैं कि ईडी इज इडियट, ओके, मैं इन चीजों को एंडोर्स नहीं कर रहा, लेकिन आप कह रहे हैं, आप ये मान रहे हैं, लेकिन आप ये भी मान रहे हैं ना कि जो ममता बनर्जी ने किया वो अशोभनीय था। बिल्कुल,
आप संवैधानिक पद पर रह के आप किसी प्रकार से सरकारी काम में बाधा इस प्रकार नहीं दे सकते। ठीक है। मैं तो वही उदाहरण दे रहा हूँ कि सोनिया जी जब बीमार थी तो पर आई रिमेम्बर ब्रदर, आई रिमेम्बर दिल्ली में सोनिया जी को बुलाया था, राहुल गांधी जी को बुलाया था, आपके सारे नेता बड़े बड़े चेहरे फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी सड़क पर था, लेकिन कोई ईडी अधिकारी के सामने नहीं था, सड़क पर सब थे, वो सपोर्ट दे रहे थे, कांग्रेसी नेताओं को सपोर्ट दे रहे थे, विच इज गुड। तब मुझे कांग्रेस बहुत एकजुट नजर आई थी, लेकिन जो ममता बनर्जी ने किया वो ठीक नहीं है, ये कांग्रेस भी मान रही है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, ये अशोभनीय, ये तो हमारी फेडरल स्ट्रक्चर के लिए भी ठीक नहीं है। हमारी कानून व्यवस्था, देश में एक कानून है, एक संविधान है, सब चीज फेडरलिज्म पर अटैक, ट्रू, वेरी ट्रू। जायसवाल भाई तुरंत आ रहा हूं, एक ओपनिंग ले लूं, उसके बाद सब आपका ही है। आज जल्दी से मुझे ये जानकारी है कि अब मेरे साथ आम आदमी पार्टी के मेरे साथी दोस्त जुड़ चुके हैं। विनय मिश्रा जी मुझे नजर आ रहे हैं। विनय दा, नमस्ते कर रहा हूं आपको, बहुत स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म पर। और टीएमसी के राजीव तिवारी साहब भी जुड़ चुके हैं। राजीव दा, नमस्ते कर रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं, 1 मिनट दीजिए बस मुझे। कुशल भाई प्लीज आप मुझे बताइए, कुशल भाई, राजधानी कोलकाता से लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक टीएमसी जो है, दिल्ली में तो होम मिनिस्टर के जो ऑफिस है उसके बाहर भी प्रदर्शन करने पहुंची। वो कह रहे हैं कि ईडी तभी एक्टिव होती है जब इलेक्शन बिल्कुल सामने हो, और भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के बाद खुद जो चाह रही थी वो हो नहीं पाया, इसलिए ईडी को भी इन्वॉल्व कर दिया, लेकिन बंगाल में खेला होगा नहीं, ये टीएमसी कह रही है। अनम्यूट अनम्यूट कुशल भाई, अनम्यूट करना पड़ेगा खुद को। कुशल भाई अनम्यूट कीजिए, आवाज चेक कराइए जल्दी। कुशलदा नहीं आ रही आवाज, ठीक करवा रहा हूं, कुशलदा ठीक करवा रहा हूं आपको, कुशलदा ठीक करवा रहा हूं। राजीव जी भी मुझे नजर आ रहे हैं, वो भी कहीं ऊपर नीचे हो रहे हैं। और मेरे साथ जो आम आदमी पार्टी के मेरे प्रवक्ता मित्र हैं, दा आप मुझे बता दीजिए विनय भाई, कांग्रेस तो कह रही है कि चलिए ईडी जो कर रही है वो गलत है, लेकिन कांग्रेस खुलकर कह रही है, अधीर रंजन चौधरी साहब खुलकर कह रहे हैं, केतन जायसवाल मेरे साथ है कांग्रेसी प्रवक्ता, वो खुलकर कह रहे हैं कि जो किया ममता बनर्जी ने वो गलत है। इट्स एन अटैक ऑन फेडरलिज्म। देखिए, कांग्रेस की बातों में जाना नहीं चाहूंगी। कांग्रेस सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलती है, उनके नेताओं पे पड़े हाँ। तब सारी संवैधानिक ढांचा जो है हिल जाता है। किसी और पार्टी पे पड़े तो इनके हिसाब से ठीक होता है। देखिए, आपको भारतीय जनता पार्टी की क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। सबसे पहले इन्होंने शुरुआत कैसे की, पहले जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के डोनर्स थे या जो बिजनेस हाउसेस जो सपोर्ट करते थे, उनके यहाँ आईटी का छापा, आईटी के नोटिसेस, सीबीआई का छापा, ईडी के छापा। उसके बाद फिर इन्होंने जो है, जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के जो टॉप लीडर्स थे उनके यहाँ ईडी भेजनी शुरू की, सीबीआई भेजनी शुरू की। उसके बाद जब उनसे भी मन नहीं भरा, तब इन्होंने जो पार्टी के जो प्रचार करने वाले लोग हैं, जो पार्टी जो स्ट्रैटेजी बनाने वाले लोग हैं, उनके इन्होंने भेजना शुरू कर दिया है। तो ईडी का ये, ईडी का नहीं, बीजेपी की स्ट्रैटेजी है। मैं याद है रोहित भाई, मैं राजस्थान का प्रभारी था आम आदमी पार्टी का जी। और बहुत अच्छे से याद है, जब मैं वहां चुनाव की तैयारी कर रहे थे तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर उस समय में जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके पर चुनाव के समय में ईडी का छापा पड़ा। अशोक गहलोत जी जो मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे के यहाँ ईडी का, इनको बेटे को ईडी का समन गया। ठीक है जी। और अब देख लीजिए, चुनाव खत्म हो गया, अब कहाँ है वो ईडी, कहाँ है वो समन, कहाँ है वो केस। तो अब ये बीजेपी की एक स्ट्रैटेजी हो चुकी, क्योंकि अब ये चुनाव अपने दम पे लड़ नहीं सकते, इनके पास अपना दम नहीं है चुनाव में, इसलिए अब इनको एजेंसी की जरूरत पड़ गई है। लेट्स फॉरगेट भारतीय जनता पार्टी। दीदी ने ठीक कहा है। आप दीदी जो कह रही है वो बिल्कुल ठीक है। आप टीएमसी का जो स्टैंड है उसके साथ खड़ी है आम आदमी पार्टी। देखिए, निश्चित तौर पे देखिए, हर पार्टी का अपना एक स्टैंड होता है जी। हमारा स्टैंड, क्लियर कट स्टैंड ये है कि भाई ईडी को आप सिर्फ चुनाव के समय में क्यों, और आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी भुगतभोगी है। हमारे तो चुनाव से पहले इन्होंने सारे नेताओं को अरेस्ट कर लिया था, जितने टॉप लीडर्स थे, चाहे वो डिप्टी सीएम हो, संजय सिंह जी हो, तो सबको अरेस्ट कर लिया था। तो ये जो स्ट्रैटेजी बीजेपी की, अब ये जनता देख रही है, और मुझे लगता है कि अब जनता इसका माकूल जवाब देगी। तो विनेदा, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, वो एकता क्यों नहीं नजर आ रही चुनाव में? विनेदा, वो एकता क्यों नहीं नजर आ रही? अरविंद केजरीवाल अंदर थे तो सुनीता जी आई, मंच सजा, सोनिया गांधी जी बिल्कुल साथ थी, बहुत स्ट्रॉन्ग इमेज सामने आई कि भाई देखो पूरा विपक्ष, पूरा इंडिया ब्लॉक एक साथ है। अब इंडिया ब्लॉक है भी कि नहीं है? क्योंकि कांग्रेस कह रही नहीं, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, आम आदमी कह रही है ठीक है। यानी बंगाल चुनाव में आपका कुछ लेना देना है नहीं, इसलिए आप ममता बनर्जी के साथ है, बिल्कुल ठीक है, सब सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हम सेंट्रल एजेंसी का जो इस्तेमाल, बेजा इस्तेमाल, हम उसके खिलाफ है। बाकी हर पार्टी का अपना एक स्टैंड होता है, लेकिन हम सेंट्रल एजेंसी का जो बेजा इस्तेमाल हो चुनाव के समय में, हम इसके खिलाफ। हमारा कहना है, जब डेमोक्रेसी है
तो चुनाव वहां पूरी पारदर्शिता से होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चुनाव होना चाहिए, और चुनाव चुनाव के तरीके से होना चाहिए, ना कि किसी एजेंसी के दम पे। हमारा कहना साफ और ये कहना है इस मसले पर। दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ये भी अच्छा स्टैंड है। कुशल भाई एक बार आवाज सुना दो अपनी, अगर ठीक हो दुरुपयोग गई नहीं होना चाहिए, हमारा ये बिल्कुल आ साफ साफ कहना है। बिल्कुल आ रहा हूं। कुशल दा आवाज सुनाइए प्लीज अपनी। कुशल भाई। हाँ जी, आवाज आ रही है ना? कुशल जी आवाज आ रही है आपकी। कुशल जी जी बताइए। कुशल जी मुझे बता दीजिए क्या है वो, तो बार बार यही कह रहे हैं सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग आप लोग कर रहे हैं, चुनाव है इसलिए ईडी याद आ गई। आम आदमी पार्टी का भी स्टैंड यही है कि एजेंसी स्वतंत्र रहनी चाहिए। और ईडी बंगाल में 2020, 2018, 2019 से काम कर रही है। और ईडी जो है भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं है कि जब भी चुनाव आएगा और तृणमूल कांग्रेस के घर पे पहुंच जाएगी। ईडी एक जांच एजेंसी है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ऑफिस में जाकर के फाइल लेकर के जाती है, उस एकदम साक्षात प्रमाण है कि उस फाइल में कुछ न कुछ है जिसको मुख्यमंत्री बचाना चाह रही है। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि साल 2 साल पहले जब राजीव कुमार यहाँ के कमिश्नर हुआ करते थे, जब उनके पास उनके घर पर ईडी सीबीआई का जांच हुआ तो मुख्यमंत्री उनके लिए रास्ते पर धरना पर बैठ गई। कल मुख्यमंत्री फाइल लेकर के भागती है। वो सिर्फ पश्चिम बंगाल के जो चोर सांसद है अभिषेक बनर्जी, उन्हें बचाना चाहती हैं। कोयला घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग, बालू घोटाला, तिरपाल घोटाला, बंगाल में जितने सारे घोटाले हुए सारे का सारा कारनामा उस फाइल में था। इसलिए मुख्यमंत्री तत्पर होकर के वहां पहुंचती और फाइल लेकर के भाग जाते। नहीं तो अब बताइए 2022 का लिस्ट, 2022 का तारीख वहां फाइल में दिखाई देता है क्या? 2022 में मुख्यमंत्री अपने कैंडिडेट फाइनल कर चुकी थी क्या? 2022 में मुख्यमंत्री अपने बूथ एजेंट को फाइनल कर चुकी थी क्या? एक प्राइवेट कंपनी में सरकारी फाइलें क्या कर रही थी? एक प्राइवेट ऑफिस में सरकार के द्वारा स्टाम्प मारा हुआ सरकार का जो लोगो है वो प्राइवेट ऑफिस में क्या कर रहा था? प्राइवेट ऑफिस में ईडी का छापा पड़ता, मुख्यमंत्री अपने दल बल पुलिस कमिश्नर के साथ वहां पहुंच जाती है। ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री अपने भतीजे को बचाना चाहती है। ठीक है, ओपनिंग आ गया आपका। राजीव दा आपके पास आ गया मैं। राजीव तिवारी जी प्लीज आप मुझे बता दीजिए, रविशंकर प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि हमने ना सीएम के दफ्तर में, हमने मतलब ईडी ने, ना उन्होंने सीएम के दफ्तर में रेड की, ना उन्होंने टीएमसी के किसी नेता के घर में रेड की, ना उन्होंने टीएमसी के पार्टी ऑफिस में रेड की। उनकी जांच थी आईपैक एक प्राइवेट संस्था है, कॉर्पोरेट ऑफिस है, वहां पर कुछ हुआ तो ममता दीदी पहुंच गई। ये आजाद भारत में कभी हुआ नहीं। मुझे जवाब दे दीजिए। बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं आप पर कि जो काम टीएमसी ने किया बंगाल में, जहां से कभी आजादी की लड़ाई लड़ी, वो पूरा चीजें उठी वहां से जिसके लिए बंगाल को जाना जाता है, सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। आज वहां पर अगर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ईडी पहुंचेगी तो सूबे की सीएम वहां पर बैठ जाएगी, सिर्फ बैठेगी भी नहीं, धक्का देकर फाइल लेकर चली जाएंगी। यह नैरेटिव बना रही है भारतीय जनता पार्टी। तिवारी जी, भारत में यदि कोई चोर गृह मंत्री हुआ उसका नाम है अमित शाह। और अमित शाह जिस तरह से भारत को ही नहीं सारे वर्ल्ड को जो है बदनाम करने पर लगे हुए हैं, बंगाल के छवि को खराब करने पर लगे हुए हैं। 2020 में कोयला घोटाला हुआ और जब इलेक्शन सामने इन्हें कोयला घोटाला का जो है आने लगा कि भाई कोयला घोटाला यहाँ पर बंगाल में हुआ और आईपैक के जो है चैम्बर में जो है वहां पर ईडी का छापा देना होगा। ठीक है, आज हम लोग चुनाव के समय हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और आप भी जनता के बीच में आइए। इनके पास कोई भी वर्कर नहीं है, इनके पास कोई भी संगठन नहीं है। बीजेपी बंगाल में फेलियर है और यहाँ पर न उनका कोई नेता है न वर्कर है। ये लोग चोरी से ये लोग चाहता है कि चुनाव ममता बनर्जी को हरावे और ममता बनर्जी को हरा करके चुनाव को जीतना चाहता है। ऐसे गृह मंत्री जिनका बेटा अपने बेटा को पहले देखे कि कभी क्रिकेट नहीं देखा, जो व्यक्ति अभी तक कोई क्रिकेट नहीं खेला वो व्यक्ति को जो है क्रिकेट का जो है प्रेसिडेंट बना दिया, सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी बना दिया, सेक्रेटरी बना दिया। ऐसे लोगों से जो है आप भारत की जनता देख रही है कि भाई लोग बहुत खुश हैं इनसे। राजीव दा, बोलने के लिए आप लोग बोल सकते हैं कुछ भी, लेकिन मैं पर्सनली किसी चीज में नहीं जा रहा। लेकिन भारतीय क्रिकेट का बोर्ड जो था ना, बीसीसीआई, वो बहुत पहले से बहुत संपन्न रहा। तो जो पहले के अध्यक्ष रहे उन्होंने जबरदस्त काम किया, जब जय शाह जी आए उन्होंने बहुत शानदार काम किया। आप इस पर क्यों, इस पर तो बहस है भी नहीं, काम अच्छा किया उन्होंने। अब आईसीसी का कर रहे हैं और कोई नहीं है। अमित शाह का बेटा जैसा है जो यहाँ पर जो है क्रिकेट का जो है प्रेसिडेंट बनेगा। दूसरा तो भारत में है नहीं, कोई खिलाड़ी है तो दूसरा बना हुआ है अब थोड़ी है बीसीसीआई के।
दा वो चलेगा आईसीसी बीसीसीआई, अब दूसरा कोई संभाल रहा होगा। आप गूगल कीजिए वरना मैं नाम बता देता हूँ। जिस तरह से बिहार में हाँ, गुंडागर्दी करके दा ऑडियो में भी दिक्कत है। राजीव सर आप जो बोल रहे हैं ना ढंग से जा नहीं रहा, कोई फायदा ही नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। आवाज में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक करवा रहा हूँ। चंडालिया सर प्लीज आप आ जाइए। चंडालिया सर अब सबका ओपनिंग हो गया है। राजीव जी मैं तुरंत आ रहा हूँ, एक बार बस आपका ऑडियो ठीक हो जाए। चंडालिया सर अब आप मुझे बताइए। चंडालिया सर वैसे तो आपको भी जानकारी मिल गई होगी, ईडी के ऊपर 3 एफआईआर दर्ज हो गई हैं। रोहित जी, मुश्किल ये है कि आज अभी जो हमारे साथी पैनलिस्ट बड़े प्यारे लोग हैं, लेकिन वो जो स्टैंड लेके चल रहे हैं ना, वो मुझे लगता है बड़ा भटकाने वाला है। हाँ। जो बात आ रही है कि ईडी चुनाव के समय में ज्यादा एक्टिव होती है। हाँ। ये तृणमूल पार्टी के लोग भी बैठे, इन्हें पता होना चाहिए कि पार्थो चैटर्जी के घर से करोड़ों रुपए की रकम उनकी महिला मित्र के घर से मिली थी। उस वक्त कोई चुनाव नहीं था, ईडी ने अपना काम किया था। और ये जो अनुव्रत मंडल है, इनकी पार्टी के 1 नंबर के दबंग नेता हैं, बड़े अपराधों में फंसे हुए हैं। हाँ। और वहां के लोग उनसे आतंकित रहते हैं। उनके ऊपर जब छापेमारी की थी तब कौन सा चुनाव था? ईडी अपना काम करती है। मुश्किल ये है और सच्चाई ये है, इस बात को राजीव भाई या दूसरे लोग भी स्वीकार करेंगे कि देखिए जितने घोटाले पश्चिम बंगाल में हुए हैं, ए से लेकर जेड तक के सारे अल्फाबेट्स इसमें शामिल हो जाएंगे। ऐसा ही कांग्रेस के टाइम में भी हुआ था। केंद्र सरकार में जब कांग्रेस थी। लेकिन मैं बंगाल के संदर्भ में बात करना चाहूंगा कि गाय की तस्करी का मामला हो, कोयला की तस्करी का मामला हो, शिक्षकों की नौकरी खाने का मामला हो, म्युनिसिपैलिटी के भ्रष्टाचार का मामला हो, सारे भ्रष्टाचार में इनके पार्टी के नेता शामिल हैं। लेकिन रोहित जी अब मुश्किल क्या है कि ये जो कोयला घोटाला है, ये ममता बनर्जी के लिए और तृणमूल पार्टी के लिए अपने बहुत बड़े इज्जत का सवाल इसलिए बन गया है कि इस घोटाले में ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल के सांसद अभिषेक बनर्जी से भी पूछताछ हुई थी, उनकी धर्मपत्नी से भी पूछताछ हुई थी। सबको याद है। और ये मामला अभी तक खत्म नहीं हुआ, जांच जारी है। अब सवाल ये है कि ईडी आज ही क्यों रेड कर रही है? ईडी ने कल ही क्यों रेड की? तो ईडी को जब कोई सूत्र मिलता है उसके हिसाब से ईडी अपनी जांच को आगे ये बिल्कुल बढ़ाती सही है। बात आप कह रहे हैं। मैं तो बता रहा हूं, आप मेरे साथ 1-2 बार बैठे हैं, मैं फेवरेट कह रहा हूं आपको। क्यों? क्योंकि आपके तथ्यों में दम है, वही तो मुझे चाहिए। लेकिन चंडालिया सर मुझे ये बताइए ना, फिर धीरे धीरे जो विपक्षी पार्टी बैठे हैं, अभी आपने विनय भाई को सुना। विनय भाई ने कहा कि अरविंद केजरीवाल से लेके संजय जी से लेके सत्येंद्र जैन जी से लेके इतनी सारी बातें कर ली, पीएमएलए की इतनी धाराएं लगा ली, अब तक क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ईडी के कन्विक्शन रेट पर कितना है? 1% 2% होगा, ये भी शायद मैं ज्यादा बोल रहा हूं। तो आपको नहीं लगता कि इन चीजों को लेकर, इंडिपेंडेंट एजेंसीज को लेकर, जो अलग अलग पार्टीज, खासकर विपक्ष की जो पार्टियां, उनके मन में जो डर है वो लाजमी नहीं है? देखिए धीरे धीरे रेवना, धीरे सब कुछ होए। केस बंद नहीं हुए हैं, पड़ताल जारी है। कोई भी केस से पर्दा नहीं उठा अभी तक। लोग जमानत पर निकले हुए हैं, अभी तक जांच जारी है। और ये जांच जब तक निकल नहीं जाती तब तक ये इसको मामले पर इस पर कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। चाहे अरविंद केजरीवाल जी का मामला हो, चाहे बंगाल से जुड़े हुए जितने भी केस हैं, ईडी अपना काम कर रही है, सीबी अपना काम कर रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो घटना माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की है, उससे रोहित जी पूरे पश्चिम बंगाल की जनता का सर शर्म से झुका है। ऐसी घटना नहीं करनी चाहिए। एक फेडरल सिस्टम है, एक जांच एजेंसी। और देखिए 2 चीजें और मैं इससे जोड़ना चाहूंगा। ममता बनर्जी कितना लंबा उनका अनुभव है, एक सांसद के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में, और पश्चिम बंगाल के वे मुख्यमंत्री हैं, गृह विभाग में उनके पास में पुलिस मंत्री वो हैं। और तो और ममता बनर्जी एडवोकेट भी हैं, वे कानून के विद्यार्थी हैं, इसलिए वो जानते हैं अच्छी तरीके से कहां उनको दखल देनी चाहिए और कहां नहीं देनी चाहिए। ये सब जानते हुए भी और संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर कोई केंद्रीय जांच एजेंसी के काम में दखल देता है तो ये भारतीय न्याय संहिता की कितनी कितनी धाराओं के अंतर्गत अपराध कर का एक बड़ा मामला बनता है। ये आगे कोर्ट में सुनवाई में पता चल जाएगा। ठीक है विनय जी, जल्दी से आ जाए। विनय जी, आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल से लेके, ही वाज आल्सो माय चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, आजकल कायम मैं इंतजार कर रहा हूं। इनकी टाइमलाइन पे आ रहा हूं, जो ये बोलिए। मैं इनकी टाइमलाइन पे आ रहा हूं, जो इलेक्शन का इन्होंने जो टाइमलाइन बताया। 2020 में शुभेंदु अधिकारी ने इनकी पार्टी ज्वाइन की। चुनाव कब था बंगाल में? 2020 में। 2024 में नवीन जिंदल ने इनकी जो है बीजेपी ज्वाइन की। लोकसभा चुनाव कब था? 2024 में। तपस रॉय ने 2024 में ज्वाइन की। ऐसे नारायण राणे, हेमंत बिश्व शर्मा जो असम के, जिनके खिलाफ उन्होंने पूरी बुकलेट निकाली थी, उसने उसके यहाँ कब छापा पड़ा, उसने कब पार्टी ज्वाइन की? चुनाव के समय में। तो ये टाइमलाइन इनका जो ये चुनाव के समय इसलिए होता है क्योंकि इनके पास अपने नेता होते नहीं है, अपने कार्यकर्ता होते नहीं है। तो इनको लगता है कि डर दिखा के दूसरी पार्टी जितने नेता तोड़ के ला सके लाए, अपनी पार्टी से चुनाव लड़ाएं। तो मेरा बीजेपी से कहना यह है कि आप दूसरे भरोसा छोड़ो, एजेंसी भरोसा छोड़ो, अपने कार्यकर्ता को तैयार करो, उनके अंदर हिम्मत भरो कि वो पब्लिक में जाके चुनाव लड़ सके।
आपकी वजह से पब्लिक कार्यकर्ता डरा हुआ है कि पब्लिक पीछे जा नहीं पा रहा है वो वोट मांगने के लिए। आपने इतना ज्यादा जो है लोगों के मन में गुस्सा भरा हुआ है, लेकिन ये है कि भाई आपके पास ईडी है, डीएम है, पुलिस है, तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप ईमानदारी से करा के देखिए ना, पता चल जाएगा बिल्कुल सही है। भ्रष्टाचार करने वालों को एक वैकेशन मिल जाना चाहिए। चंडालिया सर आ रहा हूं अभी जरा विनय भाई से तो बात कर लो, उनका ही वक्त है। विनय जी आप कह रहे हैं कि इन्होंने एक लिस्ट बता दी, आपने एक लिस्ट बता दी कि ये चेहरा भ्रष्टाचारी था, हेमंता बिस्वा शर्मा भ्रष्टाचारी था, अजीत दादा पवार भ्रष्टाचारी थे, पार्टी में आ गए वॉशिंग मशीन। मैं बोलता रहा हूं विनय भाई, लेकिन मैं कह रहा हूं एक लिस्ट तो आम आदमी पार्टी ने भी निकाली थी कि ये भी भ्रष्टाचारी है, ये भी भ्रष्टाचारी है, ये भी भ्रष्टाचारी है। 2 बार दिल्ली में आपकी सरकार रही, कितनों को अंदर किया था? रोहित भाई 0। देखिए रोहित भाई, आपको ये जानकारी मुझसे ज्यादा होगी। 2014 में जैसे ही हमारी सरकार बनी, एसीबी इन्होंने हमसे छीन लिया। पहली, ये आज कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, ये आज संवैधानिक संस्थाओं की बात करते हैं। 2014 में हमारी सरकार बनी और इन्होंने पुलिस भेजकर, पहली बार ऐसा हुआ था कि पुलिस एसीबी के ऊपर पुलिस गई और एसीबी को जो है हमसे छीन लिया इन्होंने। 2014 में नोटिफिकेशन लाके अधिकारी हमसे छीन लिए। तो हमें काम करने कहां दिया इन्होंने? नहीं काम करने देते। हमने तो अनिल अंबानी के ऊपर जो है एफआईआर किया था। ठीक है, हमने अनिल अंबानी के ऊपर एफआईआर किया था। और जो मैं, मेरे से पहले जो मेरे काबिल दोस्त जो बोल रहे थे, मैं बताना चाहता हूं रोहित भाई, मैंने टाइमलाइन बताया। ये जो कह रहे थे ना कि टाइमलाइन की वेकेशन भेज देना चाहिए, सही बात है। जितने भ्रष्टाचारी बीजेपी में भेज दो, उनका वेकेशन शुरू हो जाता है, उनकी जांच भी बंद हो जाती है, उनकी इंक्वायरी भी बंद हो जाती है और वो खुले में घूमते, उनका वेकेशन शुरू हो जाता है। तो इनका कहने मतलब ये कि ईडी को वेकेशन पे भेजना चाहिए चुनाव के समय में। राजीव दा, आवाज ठीक हुई है आपकी? राजीव दा कुछ बोल के दिखाइए। राजीव दा, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। राजीव दा, आपकी आवाज अब क्लियर हो गई। आप जब पहले बोल रहे थे ना, मैं आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं। कुशल भाई, राजीव जी बताइए, ये लड़ाई आगे कैसे बढ़ेगी? आगे जनता हम लोग के साथ है, माँ माटी मानुष हम लोग के साथ है, ममता बनर्जी के साथ है, अभिषेक बनर्जी के साथ है। और जहाँ पर ममता है वहीं पर जनता है, जहाँ पर अभिषेक है वहीं पर नवजुवक है। ये अमित शाह के कहने से कुछ आनी जानी नहीं है। कौशल भाई हमारे छोटे भाई हैं और प्रकाश चंडालिया जी हम लोगों के मित्र हैं। और हम आप लोगों के सामने आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात बोलेंगे कि बंगाल कुछ आने जाने नहीं है। बीजेपी यहाँ पर झूठ मूठ पैदा कर रहा है, यहाँ की जनता उनको वोट देने वाली नहीं है। और आने वाला समय जो आएगा कि ममता बनर्जी जो है वापस से सीएम बनेगी, है ना? 250 सीट लेकर के बंगाल में फिर चौथी बार सरकार बनाएगी और झंडा जो है टीएमसी का लहरेगा। ये आप लोग के चैनल के माध्यम से हम बोलना चाहते हैं। लेकिन राजीव दा, ये भी तो बताइए, मगर एक बात बताइए, अगर कहीं पर कोई सरकारी काम चल रहा है, वहां पर अगर कोई सीएम जाए, मैं ममता, आप समझ लीजिए ममता, आप तो उस पार्टी से जुड़े, लेकिन फाइलें छीन कर ले जाना ये ठीक है क्या? कुशल भाई तुरंत आ रहा हूं। हमारा जो है कैंडिडेट का नाम है, हम तो कोयला घोटाला का फाइल नहीं लिए। हमारा कैंडिडेट जो है, हम किसको कैंडिडेट बनाएंगे, किसको क्या करेंगे, वो फाइल है। और इलेक्शन के टाइम में हम अपना जो है फाइल क्यों देंगे? चंडालिया साहब इनपुट दे रहे हैं, राजीव जी, चंडालिया साहब इनपुट दे रहे हैं। उसमें तो 2022 लिखा है, 2022 में कहां लिस्ट होगी आपकी? यहाँ तो 2025 है। चंडालिया साहब का इनपुट है, मुझे नहीं पता सही है गलत है। चंडालिया साहब कह रहे हैं, तो मैं दावे से कह रहा हूं। उस पे 2022 लिखा है, चंडालिया साहब दावे से कह रहे हैं। फाइल निकली है, उसके एक पन्ने पर कहीं भी कैंडिडेट तो है, बहुत स्ट्रांग लेडी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकारी काम में बाधा होता है। कुशाल भाई, ठीक है कुशाल भाई, एक तो सरकारी काम में बाधा, जो कि आप बार बार कह रहे हैं, सब देख भी रहे हैं। उसके बाद दूसरी चीज जो खबर आई मेरे सामने कि 3 एफआईआर दर्ज हो गई ईडी के अधिकारियों के ऊपर। कुशाल भाई अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ, कोयला घोटाले का फाइल कहाँ है? कोयला घोटाले का फाइल आप दे दीजिए ईडी को, सीबीआई को दे दीजिए, सौंप दीजिए। जो चोरी किया होगा हो जाएगा। 150 करोड़ का घोटाला है। 150 करोड़ का, 1-2 करोड़ का घोटाला नहीं है। और घोटालेबाज कहीं भी छुपे रहेंगे, चाहे वो अभिषेक बनर्जी हो, चाहे उनके मंत्री हो, ईडी सीबीआई उनके घर से निकाल करके ले जाएगी। और दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, मैं कहना चाहूंगा कि चोर चोर मौसेरे भाई, जिस प्रकार से टीएमसी चोरी कर रही बंगाल में, ठीक उसी प्रकार से दिल्ली में चोरी करी थी। तभी ने जनता ने 10 सालों के बाद आपकी सरकार को उखाड़ फेंका और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। इनके मुख्यमंत्री जेल में थे, इनके शिक्षा मंत्री जेल में थे, इनके कितने सारे मंत्री थे। जैसे बंगाल के मंत्री जेल में थे, वैसे आप आम आदमी पार्टी के भी
मंत्री जेल में थे। जिस प्रकार से दिल्ली से आम आदमी पार्टी उखाड़ दी गई थी, ठीक उसी प्रकार से 2026 में बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार को बंगाल की जनता उखाड़ फेंकेगी और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। पहले मुझे ये तो बताइए, ईडी के अधिकारी वहां पर पहुंचे, चीफ मिनिस्टर वहां पर पहुंच गई, ईडी के अधिकारियों से फाइल छीन ली। ये है कोई केंद्र की स्वतंत्र एजेंसी कि कोई भी आके फाइल छीन लेगा? कुशाल भाई, फिर एफआईआर भी होगी। फाइल लेके क्यों भाग क्यों रही है? तो ईमानदार की प्रतीक बोली जाती है। बंगाल की जो तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, जो इनके नेता है, वो तो ईमानदार की प्रतीक बोलते हैं मुख्यमंत्री को कि ईमानदार मुख्यमंत्री। तो क्यों भाग रही थी फाइल लेकर के? क्या ऐसा था भाई, दे देती, ईडी को सौंप देती। और ये कह रहे हैं ना कि मैं पूछना चाहूंगा राजीव तिवारी जी से, अभिषेक बनर्जी का पासपोर्ट किसके पास, उनके घर में है क्या? पासपोर्ट ईडी के पास जमा है, इन्हें मालूम होना चाहिए। राजीव जी रिएक्ट कर दीजिए, राजीव जी जल्दी से रिएक्ट कर दीजिए, फिर केतन भाई के पास जा रहा हूं। जो फाइल था उसमें कोयला घोटाला का कोई फाइल नहीं था। वो फाइल जो अरे दा, ये तो ईडी तय करती ना कि उसमें घोटाला था कि नहीं था। अब आप छीन के लेकर बीजेपी को आपने बैठे बिठाए मौका दे दिया। राजीव दा, घोटाला था, राशन घोटाला था, चावल घोटाला था, घोटाले में सब घोटाले का फाइल उसी में था। और जो आदमी टीएमसी में है उसको ये लोग चोरी का आरोप लगाने का भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा षड्यंत्र है। यह षड्यंत्र कामयाब होने वाला नहीं है। आने वाला समय जो है, जनता जो है, पश्चिम बंगाल की जनता, पश्चिम बंगाल की माँ माटी मानुस, राजीव जी जिस तरह से ममता बनर्जी पर विश्वास की है, राजीव जी विश्वास तो कर रही है, बहुत बढ़िया। लेकिन राजीव जी मुझे ये तो बताइए, राजीव जी इनका 2021 से 2025 तक का वोट शेयर देख लीजिए, बंगाल में 38% के आसपास है। उनका कहना है इसी से डरे हुए हैं आप, इसी से बौखाए हैं आप। सबसे बड़ा ढप पार्टी है, सबसे बड़ा वन साइडेड चल रहा है क्या? पार्टी है, सबसे बड़ा धोखेबाज पार्टी है। राजीव जी मेरा सवाल आ रहा है आप पर, या वन साइडेड चल रहे हैं? एकला चलो, रुको कुशाल भाई आ रहा हूँ, राजीव जी आ रहा हूँ, केतन भाई आ रहा हूँ, कुशाल भाई तुरंत आ रहा हूँ। देखिए मेरे दो और पैनलिस्ट है, सिर्फ हाथ उठा रहे हैं, मैं उनके पास जा रहा हूँ। सिंगल बात हो रही है, 1 to 1 हो रहा है। राजीव दा, मैं आपके पास आऊंगा, आप सवाल सुन लो पहले, क्योंकि फिर आप सुनो ना सुनो बीच में पता नहीं एकला चलो की नीति पर निकल जाते हैं। दा वो ये कह रहे हैं कि 2021 से 2025 में, 2020 से 2025 में एक बार विधानसभा हो गया, एक बार लोकसभा हो गया, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर हो गया 38 पॉइंट प्लस है। इसी से आप डरे हैं? इसका जवाब दीजिएगा मुझे। केतन भाई आप रिएक्ट कीजिए। केतन भाई, आपको नहीं लगता कि मैं बिल्कुल मान रहा हूं इस बात को कि बंगाल में कांग्रेस जो है, एक तो कम से कम 4 दशक से तो है नहीं, दूसरा ये कि जो लेफ्ट के साथ आप आ रहे हैं, अधीर दादा की राजनीति हमेशा से ममता दी के खिलाफ ही रही है, आपको वहां पर अपना वोट शेयर मजबूत करना है, इसीलिए ईडी की इस कार्रवाई में आप ममता बनर्जी के साथ नहीं है। आपको नहीं लगता जब पूरा इंडिया ब्लॉक साथ आया था तो मजबूत थी, कुछ खनक थी, और इसीलिए कांग्रेस इज कॉम्प्रोमाइजिंग नाउ? मैं आपको बता दूं कि यहाँ बात सही और गलत की है। हम इस बात को भी गलत कर रहे हैं कि जो ईडी और जो सीबीआई वगैरह जो केंद्र की एजेंसियां हैं, वो विरोधी पार्टियों के खिलाफ एक राजनीतिक मोटिव लेकर वो चलती है। मैं ईडी सीबीआई के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ। मैं 100 बार हम ये बात कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई जो है वो भाजपा के इशारों पे केवल विरोधियों पर कार्रवाई करती है। पर मैं इस बात के भी खिलाफ ऐसा बोल रहा हूँ कि जब एक रेड चल रही है, उस समय मुख्यमंत्री इस प्रकार से जाकर रेड में कागज छीन के ले आना, चोरी करके ले आना, ये किसी प्रकार से जायज नहीं है। देखिए कांग्रेस पार्टी सही को सही और गलत को गलत बोलती है। हम दोनों तरफ में ये हुई बात, यही तो चाहिए। सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, जो सही वो सही, जो गलत वो गलत। कुशाल भाई बड़ा मुस्कुरा रहे, आ रहा हूं तुरंत। केतन भाई बोलिए। 10 सेकंड 20 सेकंड आप 20 सेकंड और ऐसा है जी, बार बार ये घटनाएं क्यों हो रही है? एक शाहजहां करके एक नेता थे, उसके घर ईडी छापा देने गए थे, वहां मार खा के आई ईडी। एक राजीव कुमार थे, सीपी थे यहाँ पे कलकत्ता के, उनका वहां गई तो वहां ममता बनर्जी की चौकीदार की तरह दरवाजे पे बैठ गई। और अब की ये घटना हुई कि रेड चलने के बावजूद भी ममता बनर्जी गई और फाइल गई। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस समझ गई है कि ईडी और सीबीआई जस्ट ए बार्किंग डॉग, नॉट हंटिंग डॉग। ये भौंकने वाले कुत्ते हैं, काटने वाले नहीं है, इनसे कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए ये साहस होता है। अगर ईडी सीबीआई का आप कन्विक्शन रेट देख ले तो आपको यही साबित होगा कि ईडी जो है अपने आप में बार बार ईडीएट साबित करती है। अब ये आईपैक पर मैं आता हूँ। ये आईपैक बंगाल में वो प्रशांत किशोर के टाइम की आईपैक और अभी के आईपैक में बड़ा फर्क है। ये जो आईपैक है बंगाल में केवल रणनीति नहीं बनाती है, तृणमूल का होकर यहाँ वसूली करती है, हवाला का काम करती है,
इवन बड़ा एक्सपोज कर दिया केतन भाई आपने, मजा आ गया। मैं बताता हूँ, गांव से लेकर शहरों तक टीएमसी के जो पद बांटे जाते हैं, कौन ब्लॉक का अध्यक्ष बनेगा, कौन जिला का अध्यक्ष बनेगा, इसमें तृणमूल में नीलामी होती है। ये नीलामी इसी आयता के माध्यम से होती है। और मैं आपको बताऊं 2024 में बहरमपुर में अधीर जी का जो सीट था, वहां दंगा कराया गया। तृणमूल ने इसी आयतक का हाथ पकड़ के, इसी आयतक के माध्यम से वहां दंगा कराया था अधीर जी को परास्त करने के लिए। तो और बहुत सारे भ्रष्टाचार में बहुत सारे इसमें इसका नाम है, इसलिए वहां ईडी गई थी। इसके सवाल पर समय हो सकता है, तरीके पर सवाल हो सकता है, पर इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ममता बनर्जी संविधान को, नियम को, कानून को नहीं मानती है। ममता दीदी कानून को नहीं मानती है, ठीक है जी। कांग्रेस वो जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में हमारा प्राय आना जाना होता है, क्योंकि उस बिल्डिंग में कई बांग्ला चैनल्स के स्टूडियोज है। उस बिल्डिंग का जो एग्जिट पॉइंट है, वहां वो चौकीदार की तरह खड़ी रही कल 4 घंटे। ऐसा क्या डर था, ऐसा क्या काला चिट्ठा था, यह देश पूछ रहा है सवाल। हाँ ठीक है, कुशल भाई आपके पास आ रहा हूँ, आप तो मुस्कुरा रहे हैं, मैं जान रहा हूँ आप एंजॉय कर रहे हो। देखिए क्या है कि कांग्रेस का जो नीति है समझ में नहीं आ रही है। वो मुख्यमंत्री के साथ भी कभी खड़ी हो जाती है, कभी उनके खिलाफ भी कहती है, कभी ईडी को गलत ठहराती है। तो वो स्वतंत्र है ना, वो थोड़ी है, वो ये कह रहे हैं हम सत्ता के लिए थोड़ी साथ है, जो सही वो सही, जो गलत वो गलत। इंडिया गठबंधन में आप उनके साथ हैं। अगर आपको लगता है कि ईडी सीबीआई ने गलत किया तो आप मुख्यमंत्री के समर्थन में क्यों नहीं रैली निकाल रहे हैं? और अगर आपको लगता है कि मुख्यमंत्री ने गलत किया, ईडी सीबीआई सही है, तो आप रास्ता पर उतर क्यों नहीं रहे? आप विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे? आप तो शांति से घर में बैठे भाई वो रणनीति बना रहे हैं, आपको पता नहीं है बंगाल चुनाव की रणनीति पर काम चल रहा है, बड़ी रणनीति पर काम चल रहा है। समझ नहीं पा रहे कांग्रेस को। राजीव जी जल्दी से, राजीव जी आवाज आ रही है आपको? राजीव जी के साथ है, मैंने तो आपका जो वक्तव्य सुना उससे तो लगता है कि आप राजीव जी सुन पा रहे हैं मुझे? राजीव तिवारी, तो बंगाल में इतना भ्रष्टाचार नहीं होता। हाँ ठीक है, कुशल भाई आ गया, केतन भाई आपका रिएक्शन आ गया। आप दोनों के सवाल ऑब्वियसली सरकार से ही है। मैं तुरंत आ रहा हूं, मैंने भाई तुरंत आ रहा हूं। मंडालिया सर, चंडालिया सर सॉरी। राजीव जी आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? आ रही है। राजीव जी मेरी आवाज आ रही है, इसका मतलब केतन जी की आवाज भी आ रही होगी आपको। केतन जी ने तो बता दिया क्या क्या ऐसे बनाएंगे आप सोनार बांग्ला। सोनार बांग्ला हमारा बना हुआ है, विकास का गति बंगाल में चल रहा है ममता बनर्जी के नेतृत्व में, अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में। ये रुकने वाला नहीं है। और जिस तरह से गंगा सागर में जो लोग आते हैं, सारे भारतवर्ष के लोग, और डंका बजा करके जाते हैं कि यहाँ की दीदी जो है जिस तरह के यहाँ पर काम करती है, गंगा सागर आने वाले लोग बोलते हैं यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर बना करके दीदी ने दिखा दी, यहाँ पर जो है दुर्गा आंगन बना करके दीदी ने दिखा दी, बनेगा भी, यहाँ पर बनेगा भी बना करके दीदी ने दिखाई कि भाई देखिए लगा करके बंगाल के लोग यहाँ पर किस तरह से जो लोग जो है ममता बनर्जी में विश्वास करते हैं, तृणमूल कांग्रेस में विश्वास करते हैं, मामाटी मानस में विश्वास करते हैं, अभिषेक बनर्जी में विश्वास करते हैं। बंगाल में विकास की धारा जो है रुकने से रुकेगा नहीं। और सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे या नहीं दे, लेकिन बंगाल में टीएमसी का जो है गति धारा जो है ममता बनर्जी की आवाज को दबाया नहीं जा सकता है, ईडी और सीबीआई को दे करके नहीं दबाया जा सकता। विनय भाई जल्दी से रिएक्ट कर दीजिए। विनय भाई, कांग्रेस तो कह रही है आप लोगों की सबसे पुरानी पार्टी तो है ही देश की कांग्रेस, देश की सेवा की है लंबे वक्त तक, है ना? मुझे लगता है रोहित भाई, मुझे लगता है कांग्रेस को चुनाव लड़ना छोड़ देना चाहिए। महाराष्ट्र में आपने देखा, इन्होंने भाजपा से गठबंधन कर लिया, भाजपा ने कांग्रेस से गठबंधन कर लिया। तो दा अभी भी आपसे ज्यादा स्टेट्स में सरकार है उनकी, आप उनको एडवाइस कर रहे हैं। जो देखिए क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, छोटा भाई भी एडवाइस कर देता है और सही एडवाइस करता है। और झूठ बताइए, पूरा देश देखा है। और उन्होंने शाम को जाके बीजेपी ज्वाइन कर ली। देखिए मेरे पे सवाल जवाब करने से बात थोड़ी बनेगी, पूरे देश ने देखा। देखिए आप मेरे पे रिएक्ट करेंगे, पूरे देश ने देखा। आपके 2 जगह पे है, कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाया, उसके बाद उन्होंने जाके बीजेपी ज्वाइन कर ली। और कौशल जी जो बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, रोहित भाई, मैं उनको बताना चाहता हूँ, मनीष सिसोदिया जी से लेकर अरविंद केजरीवाल जी से लेकर सबके घर तक इन्होंने छापा मारा। मनीष जी के चाचा भतीजा सब पे छापा मारा, क्या मिला? झुंझुना। तो ये सिर्फ बीजेपी वाले ईडी के माध्यम से नैरेटिव बनाते हैं, आपको डिस्क्रेडिट करते हैं, और उससे ही मन नहीं भरता तो उसको तो वोट चोरी करते हैं जिस तरीके। उसके बाद प्रशासन इनको चाहिए, डीएम चाहिए, पुलिस चाहिए, उसके बाद इनके चुनाव लड़ सकते हैं। तो मैं तो बार बार ये कह ही रहा हूँ कि बीजेपी को चुनाव लड़ने के लिए बैसाखी का सहारा चाहिए। बीजेपी अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ सकती अब।
बीजेपी को लड़ने के लिए अब बैसाखी चाहिए। तो विनय भाई विकल्प भी बता दीजिए, विनय भाई विकल्प बताइए। आप अलग है, कांग्रेस अलग है, टीएमसी अलग चली रही है, एकला चलो की नीति है, विकल्प कहाँ है, मजबूत विपक्ष कहाँ है? वो जिम्मेदारी भी तो आप लोगों की थी कि नहीं थी? देखिए निश्चित तौर पे विपक्ष, मजबूत विपक्ष चाहिए इस देश को। और वो आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पे, आप देखिए हमने पंजाब में हमारी सरकार है, हमने गोवा में हमारे 2 एमएलए हैं, हम गुजरात में चुनाव बड़ी मजबूती से लड़ने जा रहे हैं। तो आने वाले समय में आपको इस देश में आम आदमी पार्टी के रूप में एक बढ़िया और एक मजबूत विकल्प मिलने जा रहा है, जो इनके हर चीज को पर्दाफाश करेगा और बीजेपी को जो है सही जगह दिखाएगा। ठीक है। चंडाली सर आप आ जाइए। चंडाली सर प्लीज मुझे बता दीजिए, ये पूरा घटनाक्रम, अब भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है फेडरलिज्म पर अटैक किया, ये आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ। दूसरी तरफ एक आंकड़े जो हमारी टीम लगातार चला रही है कि पिछले विधानसभा चुनावों को देख लीजिए और लास्ट जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस काफी ऊपर गया, 38.6% वोट शेयर रहा। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक्साइटिंग है, लेकिन क्या ये डर है टीएमसी के लिए? नहीं, टीएमसी के लिए तो डर है ही है। देखिए दोनों पार्टियों के अंदर में फर्क जो है वो सिर्फ 50 लाख वोटों का है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 2 करोड़ 20 लाख वोट मिले थे और तृणमूल को मिले थे 2 करोड़ 72 लाख। सिर्फ 58 लाख वोट कट भी गए हैं एसआईआर में। हाँ, 58 लाख कट भी गए। ये एक आंकड़ा 75 लाख से ऊपर जाएगा, 1 करोड़ के आसपास जा सकता है। लेकिन रोहित भाई मुझे इजाजत दीजिए तो मैं लाइटर नोट में राजीव को एक बात कहूँ। आप राजीव भाई के लिए बार बार कह रहे थे कि मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है। उनको किसी की आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि वो ममता बनर्जी के साथ हॉटलाइन पे जुड़े हुए हैं। अच्छा। उन्होंने अभी कुछ देर पहले कह दिया था कि उनके फाइल में ये सारे कागज नहीं थे, कोयला घोटाले के कागज नहीं थे। ये बात ममता बनर्जी ने राजीव भाई को बताई है, जनता को नहीं बताई है और किसी नेता को नहीं बताई है। अगर किसी और नेता को बताई होती तो मामला कोर्ट में भी नहीं जाता। और एक लेटेस्ट अपडेट ये दे दूं कि आज हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान बहुत भीड़ हो गई और जज जो है वो बौखला गई और जज ने जो है वो 14 तारीख के लिए इस मामले को मुलतवी कर दिया। उसके बाद में ईडी जो है वो दोबारा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत में जाती है और दरखास्त करती है कि मामले की फौरी तौर पर सुनवाई की जाए। लेकिन अब से कुछ देर पहले अभी तुरंत ये खबर आई है कि जज साहब ने कह दिया कि सुनवाई 14 तारीख को ही होगी। अब मुझे इजाजत, 1 मिनट की इजाजत दीजिए, मैं ममता बनर्जी के बारे में कुछ बात कहना चाहता हूं। ममता बनर्जी लड़ाकू नेता है, जुझारू नेता है, पराक्रमी नेता है और जनता की नब्ज को समझती हैं। इस बात से हिंदुस्तान तो क्या विश्व का कोई भी राजनीति करने वाला या राजनीति शास्त्र का कोई विद्यार्थी गुरेज नहीं कर सकता। उनका लंबा कैरियर जो है राजनीति के से जुड़ा हुआ, 45 वर्षों से अधिक का उनका लड़ाकू भी है। बिल्कुल लड़ाकू हैं और जीत करके आई है, जमीनी नेता हैं। उन्होंने दिखाया है 34 वर्षों के वामपंथी शासन को हटा करके। इंग्लिश में आप फाइटर कहते हैं ना तो ज्यादा अच्छा लगता, फाइटर। जी बिल्कुल फाइटर कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। और राजीव भाई आप तो थोड़ा बहुत, रोहित भाई आप तो बंगला भी बीच में कल बोल रहे थे। बंगला में ममता बनर्जी को अग्नि कन्या भी कहा जाता है। अच्छा। तो देखिए ये स्वरूप तो उनका है। लेकिन अब उनकी मुश्किल क्या है कि वो इतना दिन तो विपक्षी राजनीति में थी, 15 वर्षों से वो सरकार में है। और जब से सरकार में ममता बनर्जी आई है उनको तो खुला मैदान मिला था। वो बंगाल के विकास के लिए क्रांति कर सकती, देश के इतिहास में औद्योगिक क्रांति ला सकती थी। लेकिन शुरुआत उन्होंने कहां से की? टाटा को भगा करके की। तो प्रथम ग्रास से मच्छी का पाता, टाटा जैसा उद्योग घराना बंगाल से खदेड़ दिया जाए तो बंगाल में औद्योगिक माहौल कहां से बनेगा? उद्योग का माहौल नहीं बना। अब उद्योग क्या बन गया? बंगाल में उद्योग बन गया लूट और भ्रष्टाचार। अब इनके पार्टी के नेताओं ने जितना लूट। चंडाली सर, आई हैव नोटेड योर पॉइंट्स। आपने बहुत अच्छी बात कही है। बंगाल में जहां चुनाव भी हैं तो वहीं उससे पहले एसआईआर को लेकर बवाल हमने देखा। कई बार केंद्र सरकार की कुछ योजनाओं को लेकर हमने बवाल देखा, हमने हिंसा देखी, ये नैरेटिव बनता हुआ देखा कि हिंदू इज नॉट सेफ। उसके बाद हमने एकाएक वो फ्लिप भी देखा जब हमने देखा कि टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, वो मंदिर भी बना रही हैं। हुमायूं कबीर अगर बाबरी की बात करता है तो उसको पार्टी से सस्पेंड भी कर देती है। बहुत सारी चीजें देखी बंगाल में, जनता कंफ्यूज ना हो। इसलिए इस सेशन की शुरुआत चंडालिया सर एक बार फिर से मैं आपसे कर रहा हूं क्योंकि आपके फैक्ट्स बहुत हार्ड हैं। चंडालिया सर अब क्योंकि आप लोग ग्राउंड पर काम करते हैं, चंडालिया सर आप ग्राउंड पर काम करते हैं और ग्राउंड रिपोर्ट ना लूं ऐसा कैसे हो सकता है? जनता के बीच कैसे जा रहा है सब ये? वोट देने तो जनता ही जाएगी ना, ईडी तो जाएगी नहीं, सीबीआई तो जाएगी नहीं, आईटी तो जाएगा नहीं। जनता के बीच क्या है वो बता दीजिए मुझे। रोहित भाई, जनता के बीच ये मैसेज बहुत गलत गया है और कल की घटना के बाद में ममता बनर्जी चाहे कितनी ही भीड़ जुटा ले, हाल के दिनों में राजीव भाई इस बात को
स्वीकार करेंगे कि कृष्णानगर में ममता बनर्जी की चुनावी सभा हुई थी और ममता बनर्जी का भाषण चल रहा था और उसमें से जनता जो है मैदान छोड़कर जा रही थी। नेताजी इंडोर स्टेडियम में ममता बनर्जी ने व्यवसायियों का सम्मेलन किया, 10,000 की भीड़ थी। दीदी का 10 मिनट का भाषण चलता है, उसके बाद से पब्लिक जाना शुरू कर देती है, भीड़ तो दिख जाती है। आज भी 7 किलोमीटर का जो ममता बनर्जी परेड कर रही है, जादवपुर से लेकर के हाजरा तक जो भी उनकी परेड हुई है, उसमें काफी लोग दिखाई पड़ जाएंगे। लेकिन जो कुछ घटनाक्रम हो रहा है वो जनता स्वीकार नहीं कर रही है। नई प्रजन्म के जो लोग हैं, जो शिक्षित समाज के लोग हैं, वो इन सब में आने वाले नहीं हैं। देखिए, ममता बनर्जी की 2-3 चीजें मैं बताऊंगा कि इनकी पार्टी ने जो 2-3 स्टैंड लिया कि एक तो भरोसा इनको था 30% अल्पसंख्यक समुदाय के वोटों का, जो हुमायूं कबीर के कारण से जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। और लगभग 75 लाख से 1 करोड़ वोट अगर एसआईआर में निकल जाते हैं तो ममता बनर्जी हर चीज का विरोध करती हैं। अगर उन्होंने एसआईआर को आसानी से होने दिया होता तो बंगाल में इस प्रकार के विपरीत हालात नहीं हुए होते। और सबसे बड़ी बात है कि जो चुनावी हिंसा होती है, चुनाव को लेकर के राजनीति इतनी गर्म होती है। पहले टीएन शेषन जब चुनाव आयुक्त हुआ करते थे तब माहौल बहुत खराब होता था, हिंसा में लोग मारे जाते थे। आज पूरे देश के दूसरे राज्यों में कहीं ऐसा घटनाक्रम नहीं मिलेगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में आज भी ऐसा होता है। सैकड़ों की संख्या में लोग मारे जाते हैं और विपक्षी की पार्टी के लोगों को चुनाव के परिणाम आने के बाद में दूसरे राज्यों में पलायन करके जाकर के शरण लेनी पड़ती है। ये गलत मैसेज ममता बनर्जी की राजनीति की वजह से जा रहा है और ये ममता बनर्जी की राजनीतिक मजबूरी है कि वे अपनी पार्टी के भ्रष्ट लोगों को भी बचाने के लिए सारे हथकंडे अपना रही है। ठीक है, कुशल भाई जल्दी से। कुशल भाई, अभी तो चंडालिया सर ने ये आंकड़ा दे ही दिया कि 50 लाख का दोनों में फर्क रहा, 50 लाख वोट्स का। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, एक वोट से भी हमने वो घटनाक्रम भी देखा है, सुना है, पढ़ा है कि एक वोट से भी सरकार गिरती है। और आखिर में हम ये भी जानते हैं जो जीता वही सिकंदर है। अगर सब कुछ ही इतना अच्छा चल रहा है, देश में 2014 के बाद विकास की बयार बह ही रही है, तो क्यों बंगाल आपको बार बार एक इमेज दिखा देता है, मिरर दिखा देता है कि देखिए बंगाल में आपकी नो एंट्री, बंगाल में आप सत्ता पे नहीं बैठेंगे, सीएम आप नहीं होंगे। आप ये कैसे कह सकते हैं? मैं 2014 से बताऊंगा। 2014 में यहाँ पे हमने सीटें जीता, उसके बाद 2016 की विधानसभा में हम 3 सीट जीते, 2019 की लोकसभा में हमारी 18 सीट आई, 2021 की विधानसभा में हम 77 सीट जीते। 3 से 77 हुए और 77 से सत्ता तक 2026 में जाएंगे। बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। तृणमूल कांग्रेस के इस बार जो चुनावी षड्यंत्र होता है उसमें बंगाल की जनता नहीं फंसेगी। बंगाल की जनता 15 सालों से बंगाल को देख रही है कि मुख्यमंत्री के नेता, मुख्यमंत्री के भतीजे, मुख्यमंत्री के लोग किस तरह से घोटाले पे घोटाले किए जा रहे हैं। यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, डॉक्टर बहन सुरक्षित नहीं, लॉ छात्रा सुरक्षित नहीं है, युवाओं का रोजगार सुरक्षित नहीं है, शिक्षक सुरक्षित नहीं है। तो बंगाल की जनता इस बार जाग चुकी है, यही डर है। अच्छा, एसआईआर 12 राज्यों में हुआ, सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही क्यों मुख्यमंत्री के पास इतना तड़प था? ऐसा एक तरफ एसआईआर का विरोध भी कर रही है, दूसरी तरफ कैंप भी लगा रहे हैं, BLO 2 भी भेज रही है, घर घर जाकर के वोटर लिस्ट चेक करवा रही है। अरे आप विरोध करें तो सिर्फ विरोध कीजिए। ये बंगाल की जनता को सिर्फ भ्रमित किया जा रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा, लेकिन बंगाल की जनता इस बार ठान चुकी है कि जिस तरह से बंगाल में हिंदुओं के ऊपर में अत्याचार हो रहा है, मुर्शिदाबाद जैसे जिला से हिंदू पलायन हो रहे हैं, इस बार हिंदू ठान चुके हैं, बंगाल की जनता ठान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी और एक हिंदूवादी पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में 2026 में कमल खिलेगा। ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास एक बार, लेकिन राजीव जी प्लीज, राजीव जी जितनी जानकारी मेरी है, क्योंकि आप लोगों के साथ बैठता हूँ, ज्ञान अर्जित करता ही हूँ। अब इन्होंने जो बड़े बड़े पॉइंट्स उठा दिए ना कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अब आप मुझे बताइए, सूबे की खुद महिला सीएम है तो भी महिला सुरक्षित नहीं है। दूसरा वो कह रहे हैं हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। मैं जहां तक जानता हूँ ममता दीदी तो खुद ब्राह्मण है ना, आपने ही मुझे बताया था, रोज सुबह चंडी पाठ भी करती है। गलत करती है, गलत पाठ करती है, उनको पाठ करने आता नहीं है। बोलेंगे ही कमल यहाँ पर मुरझा गया है और कमल खिलने वाला है नहीं। यहाँ पर जो है ये लोग ईडी और सीबीआई के माध्यम से सोच रहे हैं कि बंगाल को हम दखल करें, बंगाल दखल होने वाला है नहीं। यहाँ पर जो है यहाँ के जो जनता जो है ममता बनर्जी में ही विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से आकर के और बंगाल के लोगों के ऊपर दादागिरी करेगा, बंगाल के लोगों को बर्दाश्त नहीं है। और ये लोग जहां जहां पर गए हैं वहां पर जो है इन लोगों का दादागिरी जो चालू हुआ, पश्चिम बंगाल की जनता देख रही है कि दिल्ली में रेखा गुप्ता के आने के बाद किस तरह से दादागिरी बढ़ गया, बिहार में जो है ये लोग के आने के बाद किस तरह से दादागिरी बढ़ गया, यूपी में आने के बाद ये लोग का किस तरह से दादागिरी बढ़ गया। पश्चिम बंगाल की जनता देख रही है। पश्चिम बंगाल की जनता जो है ममता बनर्जी के ऊपर विश्वास करती है, माँ माटी मानुष पर विश्वास करती है।
पश्चिम बंगाल की जनता कभी भी जो है मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी को आने नहीं देगा, क्योंकि कमल जो है मुरझा गया है, कमल का फूल जो है मुरझा गया है। बीजेपी के नेता मोदी जी अब बूढ़ा हो चुके हैं। अमित शाह के ऊपर बहुत सा क्लेम है। अमित शाह जो है देश के डकैत है, डकैत चोर नहीं डकैत हैं। इसलिए तभी आपके पार्टी के नेता जेल में, इसीलिए आपको मालूम होना चाहिए। जो आप लोग बार बार कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि दिल्ली की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक रहे जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यही बंगाल केसरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारी पार्टी के संस्थापक है, जनसंघ के संस्थापक है, जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी है। बार बार आप लोग ये भ्रमित करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से आती है, दिल्ली से आती है, दिल्ली से आती है। हमारे संस्थापक इसी बंगाल केसरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। फिर से तृणमूल कांग्रेस को यहाँ की जनता जो है बैठाएगी और भारी बहुमत से बैठाएगी। आपके चैनल के माध्यम से रोहित जी हम बोलना चाहते हैं कि भारत एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से हम जनता को बताना चाहते हैं कि भारत एक्सप्रेस मुझे भी कुछ बताइए, ये चैनल को चलाएगा और दिखाएगा कि ममता बनर्जी एक ऐसी नेत्री है कि पूरा दिल्ली से लड़ करके को बचाती है हर वक्त जनता के। मुझे एक बात बताइए राजीव दा, ऐसे नेत्री को राजीव दा मेरी बात सुनिए। राजीव दा मुझे एक बात बताइए कि ममता बनर्जी जैसा नेत्री और ममता बनर्जी जैसा लड़ाकू नेत्री सारे भारतवर्ष में हो। राजीव दा मेरी बात तो सुनिए, मेरी आवाज आ रही ना आपको? राजीव दा मुझे बताइए कि ईडी ने कार्रवाई करी, आप सीधा होम मिनिस्ट्री के बाहर पहुंच गए, क्यों? ईडी कार्रवाई के कार्रवाई करने का समय है। नहीं तो आप होम मिनिस्ट्री के बाहर क्यों पहुंचे? मैं पूछ रहा हूं गृह मंत्रालय के बाहर क्यों? कांग्रेस के नेताओं को माला पहनाने का समय है। कल ममता बनर्जी के घर में छापा मारिएगा, परसों दूसरे के घर में, आज अरे तो चोर के घर में छापा मारिएगा। सीधा होम मिनिस्ट्री क्यों? ईडी आती है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। राज चौधरी के घर में छापा नहीं। अरे राजीव दा, ईडी आती है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, होम मिनिस्ट्री के अंदर नहीं है ना। ईडी किसके अंडर में आती है? इन्हें मालूम फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर ईडी आती है। मैं ये पूछ रहा हूँ, मतलब आप ये मान रहे हैं कि होल एंड सोल अमित शाह वही इमेज है आपके सामने? निर्मला सीतारमन का चलने वाला नहीं है। अच्छा ठीक है, ये हाँ ठीक है, अमित शाह जी की चलती है। ठीक है भाई। कुशल भाई स्माइलिंग है आप, आ रहा हूँ आपके पास। वक्त मुझे वैसे बहुत कम मेरे पास वक्त है, लेकिन मैं जल्दी से विनय भाई के पास हुआ। तो विनय भाई अब मुझे सबसे पहले बता दीजिए, आप स्टैंड क्लियर कर चुके हैं, स्वतंत्र एजेंसियों को स्वतंत्र रहना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन बंगाल चुनाव में आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या है? लड़ रहे हैं, ग्राउंड पर आ रहे हैं, नहीं आ रहे? नहीं, हमारी पार्टी बंगाल में चुनाव नहीं लड़ रही है। यानी समर्थन है दीदी को, ये तो खुला समर्थन है दीदी को। बिल्कुल। अच्छा, मैं रोहित भाई एक बात, आप बहुत समझदार और मैं बहुत डिबेट में जाता हूँ, लेकिन वाकई में आप बहुत अच्छे से डिबेट कर रहे हैं। आपने जो एक बात कही, हाँ प्लीज सर, कि ईडी जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। हाँ। लेकिन आप एक बात देखिए ना, जब बॉर्डर का जब इन्फिल्ट्रेशन होता है, बीएसएफ किसके अंडर में होता है? गृह मंत्रालय के अंदर, होम मिनिस्टर के अंडर में। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर ब्रीफिंग जब ऑपरेशन सिंदूर में प्राइम मिनिस्टर ब्रीफिंग करते हैं, हाँ। तो गृह मंत्री वहां होते नहीं, वहां डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। इनका जब रेलवे का एक्सीडेंट होता है तो इनका कृषि मंत्री स्टेटमेंट देता है। हाँ। फार्मर्स को कुछ होता है तो इनका जो आईटी मिनिस्टर स्टेटमेंट देता है। तो इसलिए तो हमें तो समझ ही नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी में कंफ्यूज कर दिया, सब कंफ्यूजन कर दी बीजेपी ने, सब कंफ्यूजन कर दी। ठीक है विनय भाई, अच्छा लगा आपसे मिलकर। मिश्रा जी तो बहुत न्यूज देखते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए विनय जी, आपको मालूम होना चाहिए, रेल एक्सीडेंट जहां भी होता है, रेल मंत्री वहां घर बना करके बैठ जाते हैं। पिछली बार भी एक्सीडेंट हुआ था, रेल मंत्री जी वहां झोपड़ी लगा करके बैठ गए थे। जब तक सारा चीज साफ सुथरा रेल चलने नहीं लगी थी, तब तक रेल मंत्री जी वहां बैठे हुए थे। ये आप लग रहा है बता रहे हैं कि आप न्यूज नहीं देखते, इसलिए आपको ये लग रहा है। लोगों को बेवकूफ बनाते जाइए, यही काम है। और बीजेपी में जो अमित शाह जी पे ही टारगेट इसलिए किया जाएगा क्योंकि आज पूरा देश देख रहा है कि अमित शाह जी गृह मंत्रालय को छोड़कर, जब दिल्ली में इतना सेंसिटिव इशू है, वो गृह मंत्रालय छोड़ के बंगाल जाके बैठे हुए हैं। और चुनाव जहां चुनाव होता है वहां भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जाए चाहे ना जाए, लेकिन अमित शाह जी वहां कैंप करते हैं। तो इसलिए उनको फायदा हो रहा है ना, उससे उनको फायदा भी तो हो रहा है। एट दी एंड राजनीति नेता जो है राजनीति तो करेगा, राज करने की नीति बनाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। चंडालिया सर, आई हैव 1 मिनट लेफ्ट। चंडालिया सर प्लीज कंक्लूड माय शो। मुझे बता दीजिए अब यहां से आगे क्या?
देखिए, इसी पश्चिम बंगाल में ये जो कुछ आईडी हो रहा है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ। और वर्तमान में मामला कोर्ट में है, अब 14 तारीख को इसकी सुनवाई होगी तभी पता चलेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि सरकार अपना काम करे, चुनाव के समय मतदाता अपना काम करेंगे और केंद्रीय एजेंसियां जिस वक्त भी जो अपना काम समझे वो काम करे। भ्रष्टाचारियों को वैकेशन की छुट्टी नहीं दी जा सकती कि चुनाव का अगर समय आ गया तो एजेंसियां काम नहीं करेगी, वे पड़ताल नहीं करेगी तो भ्रष्टाचार थोड़ी होते चला जाएगा। 50-50 करोड़ रुपए पश्चिम बंगाल में बरामद होते हैं और सत्तारूढ़ पार्टी के कितने लोग भर्ती हैं। इनके सांसद और लोकसभा में मुख्य सर एक सवाल और तो लोगों के मन में आ रहा होगा कि एजेंसीज के अधिकारी वहां पर रेड डाल रहे हैं, फाइलें उनके हाथ से छीन ली जाती है। इतनी कमजोर है क्या हमारी ईडी? इतनी कमजोर है? कोई भी फाइल छीन लेगा उनसे तो कैसे कार्रवाई होगी? अब ये सवाल मुझसे किससे? आपसे ये कंक्लूड कीजिए, क्लोज करना है मुझे। देखिए, मेरा ये कहना था कि अगर कल ईडी वाले अगर उनको रोकते, ममता बनर्जी पूरे पुलिस के साथ में गई थी, सीपी भी मौजूद थे, डीजीपी भी मौजूद थे। जब कलकत्ता में लाउडन स्ट्रीट में वो गई है तो कमिश्नर भी मौजूद है, पूरे लावा लश्कर के साथ में वो गई है। और वहां पर 2 सरकारी एजेंसियों के अधिकारियों की मौजूदगी में अगर कन्फ्रंटेशन की स्थिति बनती तो ये कोई शुभ संकेत नहीं था। मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि ईडी ने बहुत बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। ममता बनर्जी ने संविधान एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन होते हुए जो काम किया वो गलत है, और ईडी ने जो कार्य किया वो एक मैच्योरिटी की निशानी है। सर आज वक्त इतनी इजाजत दे रहे, लेकिन चर्चा बहुत सार्थक होगा। चर्चा बहुत सार्थक है। चंडालिया सर, इट्स रियली अ प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू सो मच। नमस्ते कर रहा हूं। विनय भाई, प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू सो मच। राजीव दा, थैंक यू सो मच। अभी तो बंगाल चुनाव है तो कई बार आप जुड़ेंगे। और कुशल भाई, थैंक यू सो मच, आप जुड़े। रियली प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू सो मच।